रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रयोग हैं उसको देखेंगे। यह इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस का पार्ट 9 है। इसमें देखिए क्वेश्चन है, बोथ ऑफ देम हैव नॉट अपोलोजाइज्ड येट। ये तो ठीक है कि येट का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य में होता है और निगेटिव वाक्य में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी है और निगेटिव में भी है। तो सबसे पहला चीज है कि बोथ के बारे में जाने कि बोथ का प्रयोग निगेटिव वाक्य में नहीं किया जाता है। ऐसे नहीं कर सकते हैं बोथ आर नॉट गोइंग, बोथ डू नॉट प्ले क्रिकेट, ऐसा वाक्य नहीं बना सकते हैं। बोथ का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य में होता है। यदि निगेटिव वाक्य में प्रयोग करना हो तो आप बोथ ऑफ के जगह पर आइदर ऑफ, सॉरी निगेटिव वाक्य है ना, नाइदर ऑफ देम का प्रयोग करेंगे। हैव के जगह पर हैज हो जाएगा। इसमें से नॉट हटा देंगे क्योंकि नाइदर से वाक्य निगेटिव बन ही जाता है। तो नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ बोथ ऑफ देम हैव नॉट के जगह पर नाइदर ऑफ देम हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यदि नाइदर, आइदर, एनीवन, नन, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी सबका प्रयोग होता है तो वाक्य में वर्ब सिंगुलर होता है। अगला जो है सेंटेंस, हर डिटर्मिनेशन वाज नॉट शुक बाय व्हाट पीपल सेड। देखिए वाज वेयर के बाद वर्ब दूसरा रूप में नहीं आना चाहिए, थर्ड फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि यह पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो सही क्या होगा, वाज नॉट शेकन, शेक SHAKE शेक, दूसरा शुक, तीसरा शेकन। तो यह पैसिव वॉइस में है इसलिए यहाँ पर होना चाहिए वाज नॉट शेकन। तो शेकन का यह सेकंड थर्ड फॉर्म में है शेक का। दूसरा फॉर्म होता है शुक। आई कैनॉट बेयरली वेट फॉर माई बर्थडे पार्टी। आप याद रखेंगे कि बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, इस सभी का अर्थ होता है मुश्किल से ही, अर्थात न के बराबर। उसका निगेटिव भाव होता है, उसका अर्थ जो होता है निगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पर जो बेयरली का प्रयोग किया गया है तो नॉट को हटा देंगे। तो कैन नॉट बेयरली वेट के जगह पर कैन बेयरली वेट, क्योंकि बेयरली का भाव जो है निगेटिव होता है, इसलिए इसके पहले हम नो या नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, वह गलत होगा। क्योंकि बेयरली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली इन सभी का अर्थ अपने आप में निगेटिव है। इसका मतलब होता है कुछ ही अर्थात न के बराबर, मुश्किल से ही अर्थात न के बराबर। इफ यू वुड हैव वर्कड हार्ड यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल। देखिए स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दूसरा वाक्य आप देखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 है, तब इफ वाला वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है। इसलिए वुड हैव की जगह पर लिखेंगे हैड प्लस V3। ये स्ट्रक्चर है, इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ वाला वाक्य सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तब दूसरा वाक्य का स्ट्रक्चर होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। Years ago, I met a man which was president and chairman of the board of the company। देखिए ये मैन के लिए विच का प्रयोग नहीं होता है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाए हैं। यह व्यक्ति को, विच का प्रयोग व्यक्ति को छोड़ करके बाकी जितना भी चीज होगा सबके लिए होगा।
लेकिन व्यक्ति जब आएगा तो उसके लिए हु का प्रयोग करेंगे। अगला है बोथ ऑफ देम आर गुड बट दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। अब यहां पर देखिए, दो के लिए कभी भी आपका सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। दो के लिए कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। जब दो होगा तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तब कंपैरेटिव में बेस्ट के जगह पर क्या लिखेंगे? बेटर, क्योंकि टू पर्सन्स का जिक्र है। और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जो करते हैं तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तु रहने पर। He said, let the show begins. अब देखिए लेट का क्या प्रयोग है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद V1 आना चाहिए। जैसे लेट मी गो, लेट हिम प्ले, इसलिए यहां होगा लेट द शो बिगिन। यहां पर बिगिन आना चाहिए, क्योंकि लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब जो आता है वह फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। It is not difficult to forgive someone who says sorry. माफी मांगने के अर्थ में सेज सॉरी नहीं होना चाहिए बल्कि अपोलोजाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर समवन सब्जेक्ट है, इसलिए अपोलोजाइजेज का प्रयोग करेंगे। सेज सॉरी गलत है, तो क्षमा मांगने में सेज सॉरी के जगह पर अपोलोजाइजेज का प्रयोग करेंगे। आवर्स इज ए ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली नहीं होता है, ज्वाइंट फैमिली होता है। जो भी सम्मिलित परिवार के लिए ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं, ज्वाइंट नहीं। द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृति होता है। आर्टिफैक्ट्स डेटिंग बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम के पहले उसका डेट है, और प्री हिस्टोरिक टाइम के पहले से ही जो आर्टिफैक्ट्स है उसको इंक्लूड करता है, किया जाता है म्यूजियम में। तो डेटिंग बैक नहीं होता है। प्री हिस्टोरिक टाइम के पहले का डेट तो उसको कहा जाता है डेटेड बैक। डेटिंग बैक टू की जगह पर डेटेड बैक टू का प्रयोग करते हैं। डेटेड बैक टू। He summarily dismissed what his son told him in a fit of rage. In a fit of rage मतलब क्रोध की अवस्था में। तो देखिए he summarily dismissed, जो डिसमिस करता है तो इस चीज पर जोर देने के लिए इन ए फीट ऑफ रेज का प्रयोग आया है, इसलिए इसका प्रयोग अंत में न करके शुरू में ही करेंगे। क्योंकि इन ए फीट ऑफ रेज मतलब क्रोध की हालत में उसने समरली डिसमिस्ड व्हाट हिज सन टोल्ड हिम। तो इसलिए यहां पर इन ए फीट ऑफ रेज ही समरली मतलब इसको वाक्य के पहले रखेंगे, जिसके प्रभाव से यह कार्य हुआ है। तो जिसके कार्य से कोई प्रभाव होता हो तो उस वाक्य में उस शब्द को पहले रखा जाता है। यह एक फ्रेज है। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर। देखिए वाक्य में ईच सब्जेक्ट के रूप में हो, या एवरीवन या एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नन, एनीवन, नो वन, तो उसके अनुसार वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ आर नहीं होना चाहिए बल्कि इज का प्रयोग होना चाहिए। लेट चूंकि वर्ब है, लेट मतलब होता है अनुमति देना। लेट यू एंड ही गो टुगेदर। तो देखिए जब लेट वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए, और दो ऑब्जेक्ट यदि एंड से आ रहा है तो दोनों ऑब्जेक्ट कौन केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यू ऑब्जेक्ट के रूप में है लेकिन ही यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में गलत हो गया। तो लेट के बाद यदि दो ऑब्जेक्ट्स एंड से जुड़ के आए तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। तो लेट यू एंड हिम,
तो यहाँ पर लेट यू एंड हिम होना चाहिए, यहाँ पर ही में गलत अंडरलाइन किया हुआ था, यहाँ पर ही के जगह पर हिम का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि लेट के बाद जो है सो ऑब्जेक्ट ही आते हैं, सब्जेक्ट नहीं आ सकते हैं। There were times in his life when he struggled with 1 square meal a day. देखिए स्ट्रगल के साथ यहाँ पर विथ नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल के साथ फॉर आता है, स्ट्रगल के साथ विथ प्रीपोजिशन नहीं बल्कि फॉर आना चाहिए। तो स्ट्रगल्ड फॉर 1 स्क्वायर मील ए डे मतलब दिन में एक समय के भोजन के लिए भी उसने संघर्ष किया, ऐसा उसके जीवन में एक समय आया था। रानी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। तो उसने अपना ग्रेजुएशन कब समाप्त किया? लास्ट ईयर। तो बीता हुआ समय, तो बीता हुआ टाइम है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि सिंपल पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हैज कंप्लीटेड के जगह पर हम सिर्फ कंप्लीटेड लिखेंगे, क्योंकि नियम कहता है कि वाक्य में यदि बीता हुआ समय का प्रयोग हो, जो लास्ट ईयर दिया हुआ है, तो यदि वाक्य में बीता हुआ समय का प्रयोग दिया गया हो तो समझिए कि वह पास्ट टेंस में है और उस वाक्य को सिंपल पास्ट में ही बनाया जाता है। द काउंसलर बिहेव्स एज इफ ही इज द चीफ मिनिस्टर। देखिए जो काउंसलर जो है ऐसा बिहेव करता है मानो, मानो के अंग्रेजी में एज इफ या एज दो आता है, मानो ही इज द चीफ मिनिस्टर, जिस मानो लगता है कि वह चीफ मिनिस्टर है, लेकिन ये क्या है? अनरियल थिंग है। ही इज द चीफ मिनिस्टर जो है सो अनरियल थिंग है, मतलब चीफ मिनिस्टर है नहीं। तो ऐसी स्थिति में टू बी वर्ब के रूप में वेयर का ही सिर्फ प्रयोग करते हैं। टाइम एंड टेंस में भी पढ़ाए हैं एज इफ या एज दो का प्रयोग, और कंजंक्शन में भी पढ़ाए हैं। तो एज इफ या एज दो के बाद टू बी वर्ब का प्रयोग करते हैं वेयर लगा करके जब अनरियल थिंग हो। तो यहाँ पर वेयर का प्रयोग होगा क्योंकि यह अनरियल थिंग बता रहा है। इन स्पाइट ऑफ एज ही इज माई सीनियर। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, तो उम्र के बावजूद वह सीनियर है। यह बात देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ जो है सो कंट्रास्ट व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एज, उम्र के लिहाज से वे मुझसे सीनियर हैं। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ के जगह पर क्या लिखेंगे? इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ एज मतलब उम्र के लिहाज से। She had realized that she had seen before. She had seen before. अब देखिए इसमें दो कार्य हैं, दोनों कार्य जो समाप्त हुआ है, तो इसका रूल आप ध्यान में होगा कि जो पास्ट में समाप्त हुआ पहला कार्य उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा कार्य समाप्त हुआ मतलब बाद में समाप्त हुआ तो सिंपल पास्ट में। अब इस वाक्य को देखिए, उसने रियलाइज किया कि वह पहले ही देख चुकी है। सीन हिम बिफोर। तो उसने रियलाइज कब किया? उसने रियलाइज किया कि वह उन्हें देख चुकी है, तो पहले देखना जो है यह काम पहला समाप्त हुआ। ये तो पास्ट का भी पास्ट है, तो इसका मतलब ये पहला कार्य ये समाप्त हुआ है, तो इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है, तो ठीक है। लेकिन दूसरा कार्य सिंपल पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि यह कार्य दूसरा कार्य समाप्त हुआ है, तो इसलिए इसको हैड रियलाइज्ड के जगह पर सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो रियलाइज्ड होगा। नियम क्या है? यदि दो कार्य पास्ट में समाप्त हुए हों तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसको सिंपल पास्ट में, और जो बाद में समाप्त हुआ
जो कार्य भूतकाल में, दो कार्य भूतकाल में समाप्त हो गए हो, तो जो कार्य पहले ही समाप्त हुआ, पहले, उसके लिए पास्ट परफेक्ट। जो उसके बाद समाप्त हुआ, वो सिंपल पास्ट में उसको बनाते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो दोनों काम तो हो ही चुका था, तो पहला काम क्या हुआ? डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले मर चुका था, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और डॉक्टर के आना उसके बाद हुआ, तो इसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। बीइंग इल ही केम टू वर्क, बीमार होकर वह काम करने के लिए आया। ये कोई भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है वाक्य। इसका मतलब है कि कहने का मकसद है कि बीमार होने के बावजूद वह काम करने के लिए आया। तो बीइंग इल के जगह पर क्या लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, मतलब बीमार होने के बावजूद वह काम करने के लिए आया। तो अर्थ को भी हमको देखना है, स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। Hundreds of children are deaf born every year, मतलब सैकड़ों जो बच्चे हैं प्रतिवर्ष जो जन्म लेते हैं, बहरे जन्म लेते हैं। तो बहरे रूप में जन्म लेना के लिए डीफ बॉर्न नहीं लिखेंगे, बल्कि बॉर्न डीफ, आर बॉर्न डीफ। तो बहरे जन्म लेना मतलब बहरे जन्म लेने का अंग्रेजी आपको डीफ बॉर्न नहीं, बल्कि बॉर्न डीफ। तो बॉर्न डीफ का मतलब बहरा जन्म लेना। ठीक है, तो यह आपका जो था इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस का पार्ट 9 था। आशा करते हैं कि आप ये जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे गए हैं। टोटल क्वेश्चन जो है सो ये सब एसएससी में पूछे गए हैं। आप इस पर ध्यान देंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से ऐसे दिया गया है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का हम वर्क बता रहे हैं, और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आशा करते हैं कि आप अपने छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं उसको सुधार करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद।